गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बुक ए का जो एक चैप्टर है ज्योग्राफी का 4 और 5 विच इज 4 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो हम पहले उसको कंप्लीट करेंगे और 5 जो है वो आपका ओमिट चैप्टर है। ओके, चैप्टर नंबर 5 ऑफ ज्योग्राफी। ओके, चैप्टर नंबर 4 हमें पढ़ना है बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, अब हम सभी जानते हैं कि हमारा अर्थ है वो रोटेशन सन के अराउंड रिवॉल्व भी करता है और अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता है। ओके, तो यहाँ पे जब इमेज देख रहे हो ये हमारे अर्थ की ऑर्बिट है। ओके, दिस इज आवर अर्थ ऑर्बिट। इस ऑर्बिट पे हमारा अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है और ये खुद के एक्सिस पे रोटेट भी करता है साइमल्टेनियसली, है ना, एक ही साथ रोटेट एज वेल एज रिवॉल्यूशन। ओके, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रिवॉल्यूशन करने के लिए अर्थ को 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं और रोटेशन के लिए 24 आवर्स। ओके, और इसी वजह से हमें डे एंड नाइट अकर होते हैं, है ना। लाइक आपके पास भी माइंड में क्वेश्चन आता होगा हाउ डे एंड नाइट अकर्स। ओके, कि डे एंड नाइट अकर्स कैसे होते हैं, और या फिर आपने जब हम क्लास 5th में थे तब मैंने आपको दिखाया था कि दुनिया के कुछ हिस्से में अभी सुबह हो रही है तो कहीं रात हो रही है। लाइक अभी इंडिया में नॉर्मली अभी हमारे यहाँ सुबह हो रही है, वेरएज इन अमेरिका अभी रात का समय है, 9 या 10 बजे का समय है। ओके, अप्रोक्सीमेटली 22 आवर्स का डिफरेंस है। ओके, अमेरिका एंड इंडिया में। ओके, सॉरी 22 नॉट 12 आवर्स का डिफरेंस है। ओके, 10 to 11 आवर्स का डिफरेंस है। ओके, तो ये हमने सबसे जो पहली इमेज हमने देखी है यहाँ पर, ये हमने देखी है कि अर्थ खुद की एक ऑर्बिट होती है, उस पर वो रिवॉल्व करता है। So now the next topic is that how do day and night occurs, कि ये day and night occur कैसे करते हैं, ये how आपके माइंड में भी क्वेश्चन आया होगा। So as you know the spinning of the earth is called rotation। हम सभी जानते हैं कि जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है या जो अर्थ अपने स्पिन करता है, लाइक जो बॉब होता है उसके जब स्पिन करता है तो उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं रोटेशन। द इमेजिनरी लाइन, ओके, ये लाइन पहले से नहीं है। ओके, मैं आपको बता दूं ये लाइन पहले से नहीं है, या ओके ये लाइन पहले से नहीं है, है ना ही वहां पे एग्जिस्ट करती। ये हमारी एक इमेजिनरी, हमने मीन्स लाइक जो हमारे साइंटिस्ट है जिन्होंने स्टडी किया था उन्होंने जो अर्थ के एक्सिस के बारे में स्टडी किया और फिर एक इमेजिनरी लाइन बनाई जिस पर कि अर्थ स्पिन होता है ना, उसको हम एक्सिस के नाम से जानते हैं, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट जहां से जिसकी वजह से वो मूव हो रहा था उस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सिस। ओके, द इमेजिनरी लाइन ऑन विच अर्थ स्पिन्स, है ना, जिस इमेजिनरी लाइन पे अर्थ जहां पे स्पिन करता है, जैसे कि आपने जब बॉब देखा होगा तो वो एक अपने एक्सिस पे रोटेट करता रहता है ना, कील होती है उसी के एक्सिस पे रोटेट करता है, वो उसकी एक्सिस हो गई। सेम जो अर्थ की एक इमेजिनरी लाइन है उसको हम एक्सिस बोलते हैं, जिसके वजह से अर्थ स्पिन होता है। द अर्थ एक्सिस इज एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री टू द ऑर्बिटल प्लेन। इस ऑर्बिटल प्लेन पर जो अर्थ की जो एक्सिस है उसका एंगल 66.5 डिग्री होता है। अब वो कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, है ना। तो दिस इज आवर ऑर्बिटल प्लेन। ओके, ये हमारा एक ऑर्बिटल प्लेन है। अब इस ऑर्बिटल प्लेन पर जो अर्थ, जैसे हम जो अर्थ हम लेते हैं तो हम बस सोचते हैं कि अर्थ बिल्कुल और गोल है और वो सीधा है, बट एक्चुअल में वो ऑर्बिटल प्लेन से थोड़ा इंक्लाइन है, थोड़ा सा झुका हुआ है। ओके, जिसकी वजह से जो इसका एंगल है वो 66 डिग्री एंड 30 मिनट से 66.5 डिग्री है। ऑर्बिटल प्लेन से एक्सिस का एंगल जो ये हमारी एक्सिस, ये एक्चुअल हमारी एक्सिस है। ओके, दिस इज हमारा एक्सिस, ये हमारी एक्सिस है। तो आप देख सकते हो तो आप ये देख सकते हो कि हमारे अर्थ बिल्कुल सीधी, यहाँ पे एक्सिस में ऐसी बिल्कुल ऐसी, मतलब अर्थ कुछ टेढ़ा होकर रोटेट होता है। ओके, सो दिस इज आवर एक्सिस। तो इस एक्सिस का ऑर्बिटल प्लेन से, है ना, ऑर्बिटल प्लेन यानी कि जिस ऑर्बिट में हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है। ओके, ये ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री इंक्लाइंड है। ओके,
If a vertical line is drawn perpendicular to the orbital plane, the axis of the plane of forms an angle of 90 degree and half with the vertical line. This is called the earth angle of inclination. और अगर हम इसी ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें यानी 90 डिग्री से लाइन ड्रॉ करें और फिर इस हमारी इस एक्सिस का और इस परपेंडिकुलर लाइन का अगर हम वो देखेंगे एंगल देखेंगे 20 डिग्री एंड हाफ डिग्री आएगा. सो इससे हमें क्या पता है इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस की हमारी अर्थ कितनी ज्यादा इंक्लाइंड है यानी कि कितनी ज्यादा झुकी हुई है, कितनी ज्यादा टिल्ट है या कितनी ज्यादा टेढ़ी है. तो कितनी है 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स या 23 ना हाफ डिग्री में टिल्टेड है और वो अर्थ जो ऐसे टिल्टेड है तो ऐसे वो रोटेट होती है. ओके, तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस. ओके, ऑर्बिटल प्लेन से कितनी इंक्लाइंड है और एक्चुअल में ये कितनी इंक्लाइंड है, कितनी इंक्लाइंड है 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स में 23 डिग्री है ना हाफ. ओके, अब हम थोड़ी सी नेक्स्ट इमेज देखेंगे. वैसे मैं पहले बता चुका हूं आपको. सपोज कीजिए ये हमारा सन है. ओके, और हमने अर्थ के दो हिस्से कर रखे हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी. अब जैसे ही आप ये सन है ये जो रोटेट होता है ओके, तो अर्थ इतना ज्यादा वाइड है या इतना ज्यादा बड़ा है मींस सन से इतना ज्यादा दूर है. सन बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन अर्थ सन से इतना दूर है कि वो पूरी जो रोशनी पूरे अर्थ से एक साथ नहीं आ सकते. तो जो इसका आधा हिस्सा होता है केवल उसी पर अर्थ की रोशनी आती है, जो आधा हिस्सा होता है तो रोशनी आती है बिल्कुल अंधेरा होता है. इस वजह से जो हिस्से पार्ट बी में आएंगे इस पार्ट बी में आएंगे इस समय अभी रात हो रही होगी और जो हिस्से में पार्ट बी में आ रहे हैं हाँ अभी दिन हो रहा होगा, सुबह हो रहा होगा जैसा. ओके, बट ये हमने केवल एक रिप्रेजेंटेशन है हमारा. ये हम जानते हैं कि अर्थ शायद ऐसा है. ओके, बट एक्चुअल में जो अब हम नेक्स्ट इमेज देखेंगे अर्थ बिल्कुल अलग है ना. एक्चुअल में स्पेस में कुछ ऐसा है. ओके, तो थोड़ा सा ये इंक्लाइन है. ओके, ये सूरज की रोशनी पर पड़ रही है. इंक्लाइन होने की वजह से तो कुछ हिस्सा अर्थ का जो नॉर्थ पोल का जो हिस्सा वहां पर अभी भी रात की होगी और ये वाला हिस्सा यहाँ पे अभी भी दिन हो रहा है, सुबह हो रही है, शाम का समय. ओके, सो कुछ इस तरीके का अपीयरेंस अकरेंस अर्थ का स्पेस में. ओके, और ऐसा ही कुछ अकरेंस है डे एंड नाइट का. ओके, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रोटेशन ओनली हाफ ऑफ इट्स फेसेस द सन एट ए गिवन टाइम है ना. जब ये अपने रोटेट करता है केवल आधा हिस्सा ही अर्थ का सन की तरफ फेस कर रहा होता है और आधा हिस्सा जो है सन से दूर हुआ रहता है, जिसकी वजह से हमें डे एंड नाइट अकर होते हैं. ओके, it is a daytime on the part of the earth that faces the sun while it is night on the other half. The circle that divides the day and night on the globe is called the circle of illumination. अब ये सर्कल आपको दिख रहा है ना, जहां से डे और नाइट डिवाइड हो रहे हैं. ओके, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है जहां से डे एंड नाइट डिवाइड हो रहे हैं उस सर्कल को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ओके, अब एक और फैक्ट हमने पढ़ा है कि लाइक आपने 2016 में देखा हुआ जो फरवरी के 29 डेज थे और रिसेंटली 2020 में फरवरी के 29 डेज थे. उसका कारण क्या है? थोड़ा सा अगर मैंने वीडियो में थोड़ी देर पहले ही बोला था कि अर्थ को रिवॉल्व होने के लिए ना पूरा सूरज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रिवॉल्व होने के लिए मतलब सूरज के पूरे चक्कर काटने के लिए कितने डेज लगते हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स. ओके, और यही रीजन है. क्या होता है कि हम 365 डेज ही एक ऑड ईयर में हम 365 डेज ही हम गिनते हैं और 6 आवर्स हम कहाँ ऐड करेंगे? ऐड नहीं कर सकते. तो क्या होता है कि जब एक साल का 6 आवर्स, 2 साल का 6 आवर्स कितने हो गए 12 आवर्स, तीसरे साल का 6 आवर्स 18 आवर्स और जो फोर्थ वाला ईयर जो होता है, जो फोर्थ ईयर होता है वो उसमें वो 6 आवर्स ऐड हो जाते तो कितने होते हैं 24 आवर्स. 24 आवर्स का हमारा कितना बनता है? पूरा एक दिन. तो हम वो एक दिन कहाँ ऐड कर देते हैं? February. Okay, as you know, there are 365 days in a year. Though the Earth takes 365 days and 6 hours. Okay, to complete one revolution around the sun. Earth को एक्चुअल में 365 days as well as 6 hours भी लग जाते हैं. अब हम उस 6 आवर्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमने एक लीप ईयर चुना है. मतलब हर 4 साल में जो
उसके 24 आवर्स कंप्लीट होंगे, उस हर 4 साल में जो 1 साल होगा उसमें फरवरी जो मंथ होगा उसमें हम 1 दिन बढ़ा देंगे, जिसमें कि हम उसको 29 डेज कर देते हैं। तो हर 4 साल में ये आता है ना। 2016 में आया था लास्ट टाइम, इस साल 2020 में आया, फिर अब नेक्स्ट जो लीप ईयर आएगा वो आएगा 2024 यानी 2024 में। ओके, और ये हर 4th ईयर में आता है। ओके, अब जो एक आपने कभी ध्यान दिया होगा या आपने ध्यान अभी शायद ना दिया हो, अभी भी कुछ हिस्से जैसे लाइक अभी हमारे यहाँ ठंड है, बट लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर अभी गर्मी है। और वो कौन सा वाला हिस्सा, हम इंडिया जो है वो कौन सा वाला हिस्से में आती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अभी सदर्न हेमिस्फीयर में अभी समर चल रहा है। इसका एग्जाम्पल हम अगर आप क्रिकेट मैचेस देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में अभी गर्मी होगी, क्योंकि अभी हमारे सीरीज चल रही है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो वहां पे आपने अगर आप कोई मैच क्रिकेट का फैन है या फॉलो करता है तो वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पर भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, वैरस इंडिया में इसके अपोजिट यहाँ पे ठंड चालू हुई। सो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है तो इन द सदर्न हेमिस्फीयर वहां पर गर्मी होती है ना, समर सीजन होता है ना। सो ये रीजन क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है ना, इसके भी अपने रीजन है। व्हाई इज इट विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर व्हेन इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है तो सदर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है, जब सदर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी हो जाती है। तो ऐसा कारण क्यों है? ओके, you have observed the changes in the amount of heat and light received by the earth with the changing of season, है ना। Have you ever wondered why these changes occur? Look at the diagrams shown in the season or in the northern hemisphere. अभी जो मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, तो बेसिकली ये जो डायग्राम है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है ना, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से डायग्राम बना के सेट किया हुआ। ओके, तो आपने अगर कभी गौर किया गर्मियों की जो धूप होती है बहुत ज्यादा चुभती है ना। हम ह्यूमंस को जब हमारे यहाँ जब गर्मी होती है तो हम अगर 10 बजे की धूप या 11 बजे की धूप भी अगर हम देखें तो हमें बहुत चुभने लगती है। वैसे अगर इसको हम कंपेयर करें ठंड के हिसाब से तो ठंड में हमें यही धूप बहुत अच्छी लगती है। ओके, उसका रीजन क्या है, क्योंकि उस समय धूप या फिर जो सनलाइट की जो इंटेंसिटी होती है, हीट होती है, गर्मियों में बहुत ज्यादा होती है, ठंड में कम होती है, तो हमें वो अच्छी लगने लगती है। तो हमने देखा है कि साल के हर मौसम से बदलता रहता है कि सन की जो हीट और लाइट है उसमें कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। ओके, गर्मियों में सुबह बहुत जल्दी रहती है, शाम भी देर से होती है, पर लेकिन ठंड में क्या होता है बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो जाता है, शाम भी बहुत जल्दी रहती है। ओके, सुबह जो ठंड में जो सूरज होता है वो भी सनराइज जो होता है वो भी थोड़ा लेट होता है। ओके, उसके ये रीजन है जो यहाँ पे अपने जो डायग्राम देखा इसके रीजन है, क्योंकि देखिए ये हमारी अर्थ की पूरी ऑर्बिट होगी। ओके, है ना, जिसका अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है। अब क्या होता है कि जब हमारा अर्थ दूर पहुंच जाता है ना, जब हमारा अर्थ दूर पहुंच जाता है, सपोज ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ओके, नॉर्दर्न में हमारा सन दूर है, तो सन की हीट है और जो लाइट है उस अमाउंट में यहाँ तक नहीं आ पाती, इसलिए हमें इस दौरान में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को क्या होता है बहुत ठंड देखने को मिलती है। तो ये पूरा विंटर सीजन जाता जब ये यहाँ तक पहुंचता है तो यहाँ पर हमें क्या रहता है, मार्च आना स्टार्ट हो जाता है ना। यहाँ पे भी 22 दिसंबर के समय का है जहाँ पर, और जो है वो सन से सबसे दूर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा दूर है। ओके, इसी वजह से यहाँ सबसे ज्यादा ठंड है। ठीक, तो ऐसे ही रोटेट होगा तो ये वाला पॉइंट में यहाँ पर क्या होगा 21 मार्च या मार्च के दौरान जो सन से लेकर डिस्टेंस वो कम होगी तो सन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इस वजह से हमें गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, सेम चीज ऐसी है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो अदर हिस्से में क्या होगा कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसको तो एप्रोप्रिएट अमाउंट में उसको सनलाइट मिलेगी, बट सदर्न हेमिस्फीयर को सनलाइट नहीं मिलेगी एप्रोप्रिएट अमाउंट में, जिसकी वजह से यहाँ पर ठंड होना स्टार्ट हो जाएगी और ये साइकिल ऐसी चलती रहेगी। ओके, सो ये रीजन है। इसमें आपको सबसे बड़ी बात, आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि वो जो हमें डिफरेंट सीजन देखने को मिलते हैं, इसका कारण यही है कि जो मोस्ट समर और विंटर जो होता है उसका रीजन यही है कि
कि सन जो है विंटर में सूरज से बहुत ज्यादा दूर हो जाता है ना, क्योंकि हमारा जो अर्थ का जो ऑर्बिट करने का जो रूट है या जो पाथ है वो एलिप्टिकल है ना, अंडे के शेप की तरह। ओके, सो इस वजह से वह सर्कल नहीं है। तो अगर सर्कल होता तो क्या होता, सबको इक्वल अमाउंट जैसे सीजन देखने को मिलते हैं। सिंस ये इलेक्ट्रिकल है, इस वजह से क्या होता है कि हमें जब अर्थ जो है सन से बहुत दूर पहुंच जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर ठंड होना स्टार्ट हो जाती है ना। सेम चीज यहाँ पर है ना, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को एप्रोप्रिएट अमाउंट में सनलाइट मिलती है, बट सदर्न हेमिस्फीयर को नहीं मिलती। यहाँ पे ठंड हो जाती है, यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर को एप्रोप्रिएट अमाउंट में लाइट मिलती है, बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को एप्रोप्रिएट अमाउंट में लाइट मिलती है, यहाँ पे ठंड होना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी जो हमारी जो एक्चुअल सिनेरियो जो है, अगर हम आज के हिसाब से देखें तो हम किस तरह है, हम यहाँ इस पोजिशन में अर्थ है। ओके, सन से बहुत ज्यादा दूर है। अभी तो लाइट जो सदर्न हेमिस्फीयर को बहुत ज्यादा मिल रही है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर सबसे ज्यादा सेंटर है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट मिल रही है, तो वहाँ पे गर्मी होगी। सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है लाइक ऑस्ट्रेलिया हो गई, अफ्रीका हो गया, बहुत ज्यादा गर्मी होगी इसी वजह से। और जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे सनलाइट इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती, इस वजह से यहाँ पर ठंड है। ओके, सेम चीज यही होगी जब हम यहाँ पर जाएंगे, ये जो हमारा अर्थ है यहाँ पे यहाँ पे हमें गर्मी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ये पूरा सीजन हमारा गर्मी का रहेगा। और यहाँ पर जब हम एक्सट्रीम यानी कि सबसे ज्यादा गर्मी होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसको बहुत अच्छी सनलाइट मिलेगी, बट हमारा सदर्न हेमिस्फीयर को सनलाइट एप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं मिलेगी। एज ए रिजल्ट सदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि ऑस्ट्रेलिया में उस समय जून में ठंड होना स्टार्ट हो जाएगी और सेम चीज साइकिल चलती रहेगी। ओके, सो ये हमारे वेरियस सीजन या अर्थ के सीजन्स अकर होने का ये रीजन है। ओके, ऐसा नहीं है कि नॉर्मली आता है, ये रीजन यही है कि जब अर्थ सन से दूर चला जाता है तो किसी पर्टिकुलर हिस्से में अर्थ की ठंड होना स्टार्ट हो जाती है, और जब अर्थ बिल्कुल नजदीक हो जाता है यानी कि सोलर पॉइंट तो गर्मियां आना स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो यही था, हमें बेसिकली हमने यही पढ़ना था ज्यादा जो इम्पोर्टेंट था इसमें। ओके, और भी इसमें समर सोल्स्टाइस और विंटर सोल्स्टाइस है, इनको क्या होता है एक्चुअल में हम डेफिनेशन की पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोल्स्टाइस। द वर्ड सोल्स्टाइस comes from the Latin word, okay, meaning sun, and cetium meaning to stand still. The solstice occur twice in a year when the sun is farthest from the earth. The length of the day and nights are unequal. Okay, during solstice, let us talk about the two solstices. Solstice two type के हैं basically. solstice जो word है लैटिन से वर्ड से आया हुआ है। सोल का मतलब होता है सन एंड cetium का मतलब होता है टू स्टैंड स्टिल। solstice दो बार अकर होते हैं। ओके, एक यहाँ पर और एक इस पोर्शन ऑफ द लैंड, यहाँ पर डे और नाइट इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा दिन ज्यादा बड़े नहीं है, रात ज्यादा बड़े नहीं है, दिन छोटे हैं, दिन बड़े हैं, रात छोटी हैं। ओके, सो ऐसे दो बार अकर होते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। Now summer solstice. Okay, in northern hemisphere the summer solstice happens on 21st of June when the areas near the Tropic of Cancer receive maximum sunlight. Okay, अब northern hemisphere में जो solstice हमें देखने को मिलता है, हमें जो solstice देखने को मिलेगा क्योंकि हम northern hemisphere में रहते हैं, तो हम देखेगा जून को। ओके, यहाँ पर सबसे ज्यादा सनलाइट हमें northern hemisphere वालों को मिलेगी। ओके, और सिंस इंडिया पूरे इक्वेटर पे तो नहीं है, पर लेकिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला पोर्शन हमारे इंडिया में सिचुएट करता है, जो कर्क रेखा है। ओके, तो वहाँ पे कर्क रेखा वाले जो राज्य हैं और जो एरियाज हैं वहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम सनलाइट मिलती है, क्योंकि जो टिल्ट है, क्योंकि अर्थ हमारा टिल्ट भी है, क्योंकि जो हमने पहले पढ़ रखा। ओके, यहाँ पर 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन माना जाता है, क्योंकि 21 जून वाले जो तारीख है उसमें सबसे ज्यादा बड़ा दिन माना जाता है, लॉन्गेस्ट डे। ओके, डे है ना, सिर्फ दिन की बात कर रहा हूँ, रात की बात नहीं कर रहा हूँ। डे जो टाइम होता है सबसे लॉन्गेस्ट डे इस हेमिस्फीयर में माना जाता है। और इसी वजह से जो हमारा आर्टिक सर्कल है, ओके, इन द फैक्ट द एरियाज बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल हैव डे लाइट फॉर 6 months एट अ स्ट्रेच। और इसकी एक और खासियत ये है कि जो सनलाइट है वो आर्टिक सर्कल में पूरी पड़ती है, जिसकी वजह से 6 महीने तक के लिए दिन ही रहता है, यानी वहां पे सूरज नहीं डूब पाता, क्योंकि जो अर्थ की जो सिमेट्री कुछ इस तरह से इंक्लाइंड है। ओके,
ओके, तो क्या होगा कि सूरज की रोशनी पूरे इस पोर्शन पड़ेगी, जो मेरी ये वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन, वहां पे सनलाइट बहुत ज्यादा कम पड़ती है। ओके, सिंस ये ऐसे ही इंक्लाइन होते आता है, तो कुछ ऐसी जो सन की जो लाइट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सॉरी जब हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें लाइट नहीं पड़ती, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइट पड़ती है, जिसके वजह से यहाँ पे 6 महीने तक के लिए दिन ही रहता है, सूरज नहीं सनसेट के हराइजन नहीं होता सन का, है ना। और मैंने अपनी क्लास में एक वीडियो भी दिखाई थी जहाँ पर मैंने आपको बताया था लैंड ऑफ मिडनाइट सन के बारे में बताया था। आप अगर कभी रिकॉल कर पाए तो आप हमने यूट्यूब पे वो वीडियो देखा था कि कैसे पूरा दिन और रात एक ही रहता है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे रात का भी पता नहीं चलता, सूरज जो है वो हमें दिखता ही रहता है। ऐसा ही सेम विंटर सोल्स्टिस होता है, जो कि द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करता है विंटर सोल्स्टिस ऑन 22 दिसंबर 22 दिसंबर को। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल सिंस यहाँ पे टिल्टेड रहता है, ये सेम चीज यहाँ से टिल्टेड होते कुछ ऐसा टिल्टेड यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा, अब सदर्न हेमिस्फीयर को पूरी रोशनी मिलेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को कम मिलेगी। एज ए रिजल्ट यहाँ पे आर्टिक सर्कल है, यहाँ पे 6 महीने के लिए सनलाइट कम मिलेगी, और जो सदर्न हेमिस्फीयर का एंटार्क्टिक सर्कल है ना, एंटार्क्टिक सर्कल में 6 महीने के वापस सूरज पूरी दिखेगा। ओके, द नॉर्थ पोल is tilted away from the sun and receives less heat and light from the sun. This marks the shortest day of the year as winter sets in. और 22 दिसंबर को ही यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट डे, यानी कि यहाँ पे दिन सबसे कम डे का रहेगा और रात सबसे ज्यादा लंबी रहेगी 22 दिसंबर के लिए। ओके, द एरियाज बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल रिमेन इन डार्कनेस, और इसी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर को पूरी लाइट मिलेगी, यहाँ पे 6 महीने में पूरा सूरज की रोशनी मिलेगी, और आर्टिक सर्कल में 6 महीने के लिए सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगी। ओके, वहां पे सनराइज भी नहीं हो पाएगा। ओके, पूरे 6 महीने के लिए अंधेरा रहेगा, चाहे वहां दिन हो रात हो, वहां पे अंधेरा ही रहेगा। Okay. Meanwhile, the areas near the tropic Capricorn receives more sunlight due to a tilt of the south pole toward the sun, and hence it is summer in the southern hemisphere. और इसी दौरान southern hemisphere में गर्मी रहेगी या summer season रहेगा। southern hemisphere में longer days होगी, shorter night होगी। अब आते हैं equinox. Equinox बेसिकली इन दो पोर्शन को बोलते हैं equinox, मतलब कि equal. Okay. The word equinox is derived from the Latin word equinus, which means equal night. Okay, मतलब equal रहेगा, equal days and equal night also. Okay, ऐसा मार्च 21 को होता है और सितंबर 23 को होता है इक्वेटर पे। Okay, केवल मार्च 21 और सितंबर 23 को दिन और रात की जो टाइमिंग होती है वो बराबर इक्वल होती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है। अब सबसे पहले हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑन 21 ऑफ मार्च व्हेन इट इज स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी कि जहां पर हम रह रहे हैं, रिसाइड कर रहे हैं, वहां पे 21 मार्च वाले तारीख को क्या होता है, हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा होता है, सुहाना होता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड। ओके, इट्स ऑटम इन द सदर्न सीजन, और वेयर एज ऑटम सीजन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। कॉन्सिक्वेंटली द स्प्रिंग इक्विनॉक्स अकर्स मार्च इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द सन अपरेंटली मूव्स नॉर्थवर्ड एंड crosses the equator, the beginning of the summer in the northern hemisphere। और कहीं ना कहीं यहीं से हमारी शुरुआत हो जाती है कि हमारे यहाँ अब गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। whereas autumn equinox जो होता है वो 23 of सितंबर को पड़ता है, जब हमारे यहाँ ऑटम सीजन होता है, जब यहाँ से मतलब कि बारिश होने के बाद जो हम विंटर सीजन के बीच में जब ऑटम सीजन होना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर पत्तियां जो होती हैं वो सूखना स्टार्ट हो जाती हैं, लीव्स ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है, बेसिकली सीजन होता है। एंड स्प्रिंग सीजन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, और सितंबर में ऑटम इक्विनॉक्स जो होता है वो टेक्स प्लेस एट द सन अपरेंटली मूव टुवर्ड साउथवर्ड्स एंड ड्यूरिंग कोर्स इट कम्स। ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर बेसिकली ये हो जाता है कि इस यहाँ से जैसे ही इस 23 दिसंबर से वापस से जो यहाँ से मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब विंटर सीजन आने वाला है। ओके, कहीं ना कहीं ये बिगनिंग हो जाती है विंटर्स की इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।